हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ था पीपीएससी का। बहुत सारे कैंडिडेटों की डिमांड थी कि सर बहुत ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो आप क्लियर करो कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में भी। हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां रियली आप लोगों को डाउट आ रहे हैं और उनके ऑब्जेक्शन लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। पहली बात तो क्लियर कट मैं मैथ रीजनिंग के बारे में आपको बोल दूं, कोई सिंगल भी क्वेश्चन पीपीएससी वालों का गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये गलत किया कि सिलेबस के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था कि हम लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी देंगे, यानी कि सारा का सारा एक तरीके से रीजनिंग ही होता है, ये रीजनिंग देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 40 क्वेश्चनों में से 22-23 क्वेश्चन मैथ के यानी डीआई वगैरह के, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के, या रेशियो के, या परसेंटेज के डाल दिए। और उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा फुल प्लान बना रखा है कि हम लोग रिट लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो सिलेबस आपने दिया आप उससे हटके हमें क्वेश्चन दो, है ना। तो मुझे आप लोगों की इस मामले में हेल्प भी चाहिए। अगर आप लोगों के पास किसी ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है, ऐसे एडवोकेट का कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको इस मामले में एक्सपीरियंस हो, स्पेशल सिलेबस के रिगार्डिंग रिट लगाने का कोई एक्सपीरियंस हो, या उसका कोई केस जीतने का एक्सपीरियंस हो, आप हमें जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करोगे। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर भी हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी रोहित सर आ रहे हैं, तो रोहित सर डिस्कस करेंगे कि उनके जो 5 क्वेश्चन आए थे क्या वो सारे के सारे सही थे या उनके अंदर भी कोई ऑब्जेक्शन था। तो इस वीडियो के अंदर हम कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। लगभग आप ये मान के चलो कि हेडमास्टर के लिए आप लोग लगभग 60 से 70 के बीच में जिन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं, 60 से 70 वाले उम्मीद लगा सकते हैं। 70 प्लस है फिर तो पक्का क्लियर है, फाइनल है ना। और कई लोग कहेंगे प्रिंसिपल के लिए क्या कट ऑफ जा रखी, तो हमारा आइडिया 70 से 80 का है, ठीक है ना। 70 से 80 अगर आपने क्वेश्चन सही है तो आप प्रिंसिपल के लिए उम्मीद लगा सकते हो। हालांकि ये हम जस्ट आइडिया कह रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, अब पूरे पंजाब से हम लोगों को प्यार मिला था, पूरे पंजाब ने कैंडिडेटों ने हम पे ट्रस्ट किया था, बहुत ज्यादा जोर लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा खराब हुआ जब इन लोगों ने डीआई के क्वेश्चन दिए। हालांकि हमने मैथ के थोड़े बहुत चैप्टर्स वगैरह किए थे, रेशियो एवरेज वगैरह कुछ भी है उनसे रिलेटेड ही डीआई थी, कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन उदास हुआ कि रीजनिंग पे हमने जितना जोर लगाया था, जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, उस अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिए। तो फटाफट पहले इंग्लिश के 5 के 5 क्वेश्चन 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैथ के, रीजनिंग के एक सिंगल क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पीपीएससी वालों की तरफ से गलत नहीं था। ऑब्जेक्शन मत लगाना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जीके के अंदर भी मोस्टली मुझे यही सुनने में आ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन पीपीएससी वालों का गलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पंजाबी के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि एक पंजाबी के क्वेश्चन का आंसर क्रिया विशेषण होगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं रोहित सर से, वो फटाफट अपने 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग की और बाकी सारी बातें। तो मिलते हैं रोहित सर से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि अभी आपका पीपीएससी का एग्जाम हुआ, तो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के सिर्फ 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर क्या थे, पीपीएससी ने अपने आंसर की जारी कर दिया। आप भी अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपने इन 5 क्वेश्चन के आंसर सही दिए या गलत दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सेट ए के अंदर 62 नंबर और 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन को एक बार अच्छे से देख लें। इसमें आपसे कहा गया था कि या तो आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे या फिर आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो 62 नंबर के अंदर अगर हम वर्ब की फॉर्म्स देखें तो वर्ब होती है सिंक, जिसका मतलब होता है डूबना। अगर इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस हमें कहा गया था, तो सेकंड फॉर्म वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था, बिल्कुल। और इसी तरीके से 63 नंबर क्वेश्चन जो था आपका, इसमें भी आपको पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप कुछ बच्चे इसका आंसर सी कर रहे थे, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है सी, बिकॉज बीट्स जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको फॉर्म्स मैं बताऊं तो बीट की फर्स्ट फॉर्म भी बीट होती है और बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या चीज, बीटन, ठीक है। तो आपको पास्ट वाली वर्ब और आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वाली वर्ब। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बी होगा और क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर भी डी होगा। इसी तरीके से आगे 3 क्वेश्चन हमें दिए थे और इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया था कि इन वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या होंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब सिनोनिम वर्ड आपसे पूछा गया था। तो पहला वर्ड था प्रोमिस्क्यूअस। इस प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है, हैविंग
सेक्सुअल रिलेशंस विद मैनी, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद मैनी। तो थॉटफुल का मतलब होता है डीप थॉट करना, ये गलत हुआ। सीरियस इसका आंसर नहीं हो सकता। कंट्रोल मतलब किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं हो सकता। तो लिसेंटियस जो वर्ड था इसका वही मीनिंग होता है जो मीनिंग किसका होता है, प्रोमेशियस का, हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद मैनी। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा गया था एब्जोर। एब्जोर का मीनिंग होता है फॉर्मली गिव अप, किसी चीज को फॉर्मली गिव अप करना, छोड़ देना। तो देखिए अगर हम इसको ऑप्शंस के रिगार्डिंग करना चाहें तो एक्सेप्ट और रिसीव दोनों एक ही तरह के मीनिंग है, सिमिलर वर्ड है। तो आंसर ए और आंसर बी तो आपका कैंसिल हो जाता, ठीक है। अभी हमें बताना था कि गिव अप का मीनिंग, तो गिव अप का मतलब होता है रिनाउंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा आएगा रिनाउंस। कंसेंट का मतलब होता है आपस में, मतलब किसी से सहमति बनाना किसी चीज के लिए, उसे हम कंसेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्वेश्चन दिया था डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है अपनी बिलीफ को लेकर उस पर फर्म रहना, मतलब कठोर रहना। अब इस क्वेश्चन के जिसको आंसर के मीनिंग पता है तो आपको फ्लेक्सिबल, लीथ और तीसरा वर्ड है मेलेबल, ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम है और तीनों का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको हम आसानी से किसी दूसरी चीज के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी चीज को ढाल सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, किसी भी रूप में उसको ढाल सकते हैं। तो ये तीनों सिनोनिम थे। तो इसका ऑपोजिट तैयार हुआ हमारे सामने, क्या चीज, रिजिड। रिजिड का मतलब भी होता है कठोर, ठीक है। और कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था, हालांकि वो क्वेश्चन पंजाबी का क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आशा बहुत सोना गौंदी है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि जो सोना वर्ड है वो क्या चीज है। तो आपने इंग्लिश पढ़ी है तो इसको मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सोना गौंदी है। तो गौना जो है वो एक वर्ब है यानी क्रिया है और गौंदी कहते हैं सोना। तो सोना जी है वो आप विशेषता दस रहे हो गौंदी, ठीक है। मतलब वो की है एडवर्ब जिन्हों आप इंग्लिश च कहने या पंजाबी च आप इन्हों की कहने क्रिया विशेषण। ते जिहड़ा पंजाबी च क्वेश्चन सी आशा सोना गौंदी है, दा आंसर अपना आऊगा जिहड़ा सोना वर्ड है वो अपना एडवर्ब है इंग्लिश से और पंजाबी च आप की कहने क्रिया विशेषण, ठीक है जी। तो ये अपने 5 क्वेश्चन थे इंग्लिश के और एक आपका पंजाबी का डाउट था, उसका आंसर आपका आएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आगे आपसे अरोड़ा सर बात करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर। हाँ जी, तो पंजाबी का जो एक क्वेश्चन था आपका, तो डेफिनेट उसके अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्शंस लगाना है। मोस्टली लोगों से हमने पंजाबी के टीचर इवन से भी हमने कंफर्म कर लिया, तो उसका आंसर फाइनल क्रिया विशेषण ही है और पीपीएससी वालों ने उसका आंसर विशेषण टिक कर दिया, तो आप उसके अंदर ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। और मैथ रीजनिंग के अंदर मैंने आप लोगों को साफ बता दिया, किसी भी क्वेश्चन में भूल के भी ऑब्जेक्शंस मत लगा लेना। जो भी डाउट है कोई बात नहीं, मैं सेट ए के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सेट बी में किसी और नंबर पे हो सकता है, सेट सी में किसी और नंबर पे हो सकता है, सेट डी में भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि आपकी नॉलेज के अंदर हमारा पूरा प्लान है यार कि रीट लगानी है। जो क्वेश्चन उन्होंने मैथ के यहाँ पे डाल दिए कहीं ना कहीं हम लोग रीट लगाएंगे। आप लोगों के पास किसी कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है जो हमारी इस मामले में हेल्प कर सके तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। हमने एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें लगभग 65 प्लस जिनका स्कोर आया, हम उन लोगों को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के नीचे जरूर ऐड करूंगा। तो अगर आपका स्कोर 65 प्लस है तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख सकते हो कहीं ना कहीं सिलेक्शंस की, तो आप लोग उस ग्रुप में जरूर शामिल हो सकते हो, ठीक है। चलो ओके, तो मैं फटाफट 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। जो भी डाउट्स है आप सिर्फ वो क्वेश्चन भी देख सकते हो और सारी वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो जीके के अंदर अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, वैसे जीके के अंदर मेरे ख्याल से अब तक तो हमारी नजर में कोई ऑब्जेक्शन रुपिंदर सर कह रहे हैं कि कोई आया नहीं है। बाई चांस अगर कोई डाउट होता है, अगर आपको किसी में दिक्कत लगती है तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें मैसेज करके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 23 जने स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज जो है वो 12 थी, ठीक है ना। जब 23 जने थे तब एवरेज जो थी वो 12 थी, ठीक है। और जैसे ही टीचर को शामिल किया द एवरेज इंक्रीज बाय 7 मंथ, यानी कि अब जने 24 हो चुके हैं, अब जो एवरेज है वो 12 ईयर प्लस 7 मंथ हो गई है, 7 मंथ हो गई है। देखो अगर लॉन्ग ट्रिक से करना है तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 23 लोगों को टोटल आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आपको ईयर से अलग करना पड़ेगा, मंथ से अलग करना पड़ेगा, 24 जनों का टोटल आ जाएगा। लॉन्ग ट्रिक बता रहा हूं, फिर 24 के टोटल में 23 का टोटल घटाओ। लेकिन मैं लॉन्ग ट्रिक में विश्वास नहीं रखता, हमारा टारगेट होता है तो बहुत फास्ट आंसर निकाला जाए, है ना। तो लॉन्ग ट्रिक से करना है, ये 24 का टोटल आ जाएगा, 23 का टोटल आ जाएगा, दोनों को घटा देना। लेकिन शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट में क्या करना था आपको। देखो इन सभी 24 लोगों को 7 मंथ का फायदा हो गया, ठीक है ना। 24% को 7 मंथ का फायदा हो गया और टोटल फायदा हो गया 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 15 16 मंथ, 68 मंथ का।
इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा क्योंकि ये मंथ है। साल कितने बनेंगे? 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 साल बनेंगे। कितने साल बनेंगे? 14 साल। यानी आने वाला कैंडिडेट इससे 14 साल प्लस का है, यानी कि 12 प्लस 14 यानी कि कितने? 12 प्लस 14 कितने सालों का है? 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 26 आएगा और बिल्कुल पीपीएससी वालों ने इसका आंसर 26 ही दिया है, तो बिल्कुल सही है आंसर। लॉन्ग ट्रिक से करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 24 का टोटल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 23 का टोटल आएगा और दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। इसमें ईयर से अलग करो, मंथ से अलग करो, फिर जो मंथ आएंगे उनको ईयर बनाना पड़ेगा ना, इस तरीके से टोटल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ठीक है, एक तरीके से अपने परमोटेशंस वगैरह का क्वेश्चन था ये। तो इसमें आपको क्या करना था, 6 जने हैं, मान लो ये 6 जने हैं, ये रेस लगा रहे हैं, ठीक है, और कितने डिफरेंट ऑर्डर में ये फिनिश लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। देखो हो सकता है ये बंदा फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए, सिक्स्थ आ जाए, ये पहली टाइप है। हो सकता है ये फर्स्ट आ जाए और ये सेकंड आ जाए, ये थर्ड आ जाए, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, इन्होंने हो सकता है ये सेकंड आ जाए ना। ऐसे टोटल कितने डिफरेंट टाइप में ये लाइन, देखो ये वाला टाइप जो है डिफरेंट है, तो ऐसे सवालों में आपको सिर्फ फैक्टोरियल लेना होता है। तो 6 जने हैं, 6 का फैक्टोरियल उठा लो। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। 5 × 30, 30 चौक 120, 12 × 36, 36 दूना 72, 720 आ गया आंसर। तो 720 डिफरेंट टाइप से वो लोग इस लाइन को फिनिश, यानी इस फिनिश लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, है ना, 720 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि राम जो है, रमेश जो है वो सेविंग करता है 25%। देखो मान लो उसकी इनकम जो है, मान लो उसकी इनकम जो है वो 100 है और उसकी सेविंग जो है वो 25 है। 100 रुपए के ऊपर 25%, 25 रुपए होता है, तो डेफिनेट है उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो आपको 75 होगा, है ना। 100 रुपए में से 25 बचा रहा है तो 75 खर्च कर रहा है, चलो ओके। अगर उसकी इनकम बढ़ जाए 25%, यानी कि अगर ये वाली चीज 25% बढ़ जाए, तो 100 रुपए का 25% यानी 25 बढ़ गई, आपकी इनकम 25 रुपए बढ़ गई और आपका खर्चा बढ़ गया 10%। खर्चा ये लिखा हुआ, इसका 10% जो होगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ, 7.5 रुपए बढ़ गया। यार आपके सैलरी 25 रुपए बढ़ी है, आपका खर्चा सिर्फ 7.5 बचा है, इसका मतलब बाकी रुपए आप बचा रहे हो, तो ये खर्चा हो गया 25 रुपए बढ़ी इनकम, 7.5 रुपए उसमें से आपने खर्च कर दिया, मान लो बाकी बचे कितने हैं? 17.5 रुपए। इसका मतलब आपकी 17.5 रुपए सेविंग बढ़ जाएगी, 17.5 रुपए आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो ये कितने % सेविंग बढ़ गई? 17.5 बढ़ गई, पहले थी 25 रुपए, तो ये कितने % होगी? तो आपको बस इसका परसेंट निकालना था, 25 चौक 100, 35 दूना 70, 70% आपकी सेविंग बढ़ गई। देखो ये 25 रुपए बढ़ा है, ये सिर्फ 7.5 रुपए बढ़ी है, इसका मतलब 17.5 रुपए आप एक्स्ट्रा बचाने लगे। 25 रुपए पहले बचा रहे थे, 17.5 बचाने लगे एक्स्ट्रा, और तो ये 17.5 25 का कितना % है ये पता लगा रहा था हमको, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पे देखो, यहां पे वो कह रहा है कि एक स्कूल में साइंस की बुक्स हैं और आर्ट्स की बुक है, उनकी रेशियो है 8:7। अगर 150 आर्ट्स की बुक ऐड कर दिए, आर्ट्स की बुक ऐड कर रहे हैं 150, ठीक है ना, तो इनकी रेशियो जो है 7:8 हो जाती है। यार मैंने इसके अंदर दोनों तरीके कराए हैं रेशियो के अंदर, शॉर्टकट भी, लॉन्ग ट्रिक भी। लॉन्ग ट्रिक बता दूं, जिन लोगों ने मेरे से क्लास में लगा रखी उनको लॉन्ग ट्रिक बता देता हूं। तो आप यहाँ पे 6x 8x मान लो, 7x मान लो, ये लो, ये बुक्स 8x थी, ये 7x थी, इसमें 150 रुपए और बढ़ गई, 150 बुक्स और बढ़ गई नीचे वाले में, तो अब ये 7:8 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स के लिए निकालो, लेकिन मेरा ये इतना डिटेल में करने का मन नहीं होता, हम तो करते हैं शॉर्टकट में, रेल बना देते हैं, ठीक है ना। तो 7 और 8, देखो जब मैंने आपको पहले कह दिया कि जब चेंजेज एक तरफ होते हैं, जब आर्ट्स की बुक्स बढ़ रही हैं तो आप साइंस की रेशियो क्यों घट रही है ये बराबर करो। जब चेंजेज इस तरफ हो रहा है तो इस तरफ क्यों चेंजेज हो रहा है, इसको बराबर करो। 7 और 8 कैसे? 56, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे इसे 56 बनाना है, अगर मुझे इसे 56 बनाना है तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 7 से करोगे तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, और इसको 56 बनाना है 8 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कितने रेशियो बढ़ गए, कितने बढ़ गए, तो आप देख रहे होंगे ये 15 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 15। 49 थे और 64 हो गए, तो 15 यूनिट बढ़ रहे हैं और बुक्स बढ़ रही हैं 150, तो 15 बराबर 150 बुक्स हैं, तो 1 बराबर कितना होगा? आप कहोगे जी 10। और इन्होंने पूछा क्या है, पहले साइंस की बुक्स कितनी है, तो साइंस की बुक्स है 56, तो 56 बराबर क्या होगा? तो आंसर आएगा 560।
यार आप जरूरी थोड़ी शॉर्टकट में करना करोगे, इससे कर लो, लॉन्ग ट्रिक से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो। ये तो जिन्होंने मेरे से क्लास लगा रखी है वो तो इसी तरीके से करेंगे और बहुत फास्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 560 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन मैथ की चल रहे हैं लगभग, है ना। तो हम वही मैं बात कर रहा हूं, हमको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है, कहीं ना कहीं चीटिंग जरूर की इन लोगों ने, ठीक है ना। चलो ओके, तो वो कह रहे हैं कि 600 रुपए थे और एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदी जा रही थी। अगर 600 रुपए में 5 मोर चॉकलेट खरीदी जाए, यानी पहले मैं एक्स चॉकलेट खरीद रहा था 600 रुपए में, इसका मतलब एक चॉकलेट का रेट ये आ रहा था। अब x प्लस 5 खरीद रहा हूं तो एक चॉकलेट का रेट ये आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 20 रुपए होना चाहिए। एक चॉकलेट का रेट जो है इस टाइम 20 रुपए सस्ता है, ऐसा कुछ कह रहे थे। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन पिक कर लेते ना, इसमें ज्यादा बढ़िया रहता। मान लो 600 रुपए में मैं पहला ऑप्शन पिक कर रहा हूं, 10 चॉकलेट खरीदता था, ठीक है ना। 10 चॉकलेट खरीदता था तो एक चॉकलेट कितने की हुई, तो आपको होगी 60 रुपए की हर एक चॉकलेट, ठीक है। और अगर मुझे 5 चॉकलेट ज्यादा मिल जाए, 10 की बजाय 15 मिल जाए, तो मुझे एक चॉकलेट कितने की पड़ेगी, 60-40 रुपए की पड़ेगी। क्या पहले से चॉकलेट 20 रुपए सस्ती मिल रही है? हाँ 20 रुपए सस्ती मिल रही है, यानी यही ऑप्शन था। आप इक्वेशन में जाओगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऑप्शन पिक करके कर लेते आप, इसमें ऑप्शन पिक कर लेते भी। वो कह रहा है कि 600 रुपए में कुछ चॉकलेट खरीद रहा था, अगर 5 चॉकलेट और ज्यादा मिल जाते उसको 600 रुपए में, तो उसका चॉकलेट का रेट जो है 20 रुपए पर चॉकलेट कम हो जाता। तो बिल्कुल सही है, 20 रुपए पर चॉकलेट कम हो रहा है, यानी यहाँ पे आंसर आपका ए आएगा, यहाँ पे आपका आंसर ए आएगा। समझ आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा आप लोगों को? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं टोटल 5 लीटर है, 2 अलग अलग बकेट्स में डालना है जिनकी कैपेसिटी 3 लीटर और 6 लीटर है। देखो इसकी कैपेसिटी 3 लीटर है, इसकी कैपेसिटी 6 लीटर है, और इस तरीके से डालना है कि दोनों में परसेंटेज फील्ड होने की जो परसेंट है वो एक जितनी रहे, यानी जितना परसेंट ये भरेगा उतना परसेंट ये भरेगा। देखो मान लो टोटल 3 लीटर है, इसमें मैं 1 लीटर डाल देता हूं, ठीक है। यानी अगर दोनों में परसेंटेज बराबर है तो फ्रैक्शंस भी बराबर होगा। अगर यहां पे इसकी कैपेसिटी जो है वो कितने लीटर है, 6 लीटर है, दूसरे वाले कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो 6 लीटर है, ये 3 लीटर है ना। 6 लीटर में मैं मान लो y लीटर डाल रहा हूं। देखो इसमें x लीटर 3 ये इंटू 100 कर देते, चलो परसेंटेज बराबर कहना, चलो परसेंटेज बराबर कर देते। देखो अगर मैं आपको कहूंगा भी 6 लीटर में से मैंने 3 लीटर, 6 लीटर का कंटेनर उसमें 3 लीटर लिक्विड डाल दिया, बताओ ये कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते होते, तो मेरा आंसर आएगा जी 50% लिक्विड डाल दिया। सही है यार, 6 लीटर पूरा है, 3 लीटर आधा ही होगा। तो देखो परसेंट नहीं, मैंने इसमें y लीटर डाला, मुझे नहीं पता x और y की वैल्यू कितनी है। ये 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो x और y की रेशियो निकालता हूं मैं, y इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी इन दोनों की रेशियो जो है वो 1:2 है। ये दोनों जो x और y हैं ये 1:2 में है, और इनका टोटल, इन दोनों में जो टोटल लिक्विड डाला है, इसमें जो डाला है टोटल लिक्विड, इसमें जो टोटल, इनका टोटल जो है 5 लीटर है। कितने लीटर है, 5 लीटर है। यानी 5 लीटर को मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं, x लीटर इधर डालूंगा, y इधर डालूंगा, और इनकी रेशियो मुझे पता लगी है। तो 3 यूनिट बराबर 5 है, 1 बराबर क्या होगा 5/3। 5/3 का मतलब होता है 3 एकम 3, ये लो। यानी कि वो अगर ये पूछेगा और इंटू 1 बराबर ये, तो 2 बराबर क्या होगा 10/3, यानी 3 से 1/3 लीटर, है ना। अगर वो मुझसे ये पूछेगा कि बताओ 3 लीटर वाले में कितना लिक्विड डाला, तो मैं कहूंगा 1 से 2/3 लीटर। और अगर पूछेगा 6 लीटर वाले में कितना डाला, तो यहाँ पे y डाला, यानी कि 3 से 1/3, तो मैं 1 से 2/3 को टिक करूंगा, 1 से 2/3 को टिक करूंगा। समझ आ गया। देखो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ये इक्वेशन बनाई थी भी, दोनों में अगर इसमें 50% लिक्विड डाला तो इसमें 50%, दोनों में परसेंटेज बराबर हो। चलो मैंने इसमें x लीटर डाल दिया, इसमें y लीटर डाल दिया, परसेंटेज बनाए, दोनों को बराबर रख दिया, x और y की रेशियो निकाली, और x और y का टोटल, दोनों में जो टोटल लिक्विड डालना है वो 5 लीटर डालना है, बराबर रख दिया था मैंने। क्लियर है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है यहां तक, है ना। देखो फटाफट फिर अगला सवाल देखें।
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो इन्होंने कहा है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो 5:6:8 में है। अगर ये 30% बढ़ जाए, सेकंड वाले 25% बढ़ जाए और ये 50% बढ़ जाए। यार वैसे तो मैंने सिखाया हुआ है, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लिख लिया करो, है ना। नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, इसके स्टूडेंट में 5 ही मान लेता हूं। 5 का 10% 0.5, 5 का 30% निकालेंगे 1.5, यानी कि 1.5 बढ़ गए, 6.5 हो गए। इसका 25% चौथा हिस्सा 1.5 होता है। किसी भी संख्या का 25% मतलब चौथा हिस्सा 1.5 होता है। 1.5 जोड़ दो 7.5 हो गए। इसका 50% 4 होगा, 12 हो गए। ये रेशियो आ गई। रेशियो कभी पॉइंटों में मत रहने दिया करो, ऐसा करो सभी को 2-2 से गुना कर दो। ये 13 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा और ये 24 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 13, 15, 24, है ना। हालांकि मैं जब रेशियो कराता हूं मैं साफ कहता हूं ऐसे सवालों में 0 लगा लिया करो सारों के सामने। हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं अपने बेसिक कोर्स में कराता होता हूँ 0 लगा के अगर करते फिर तो बहुत फास्ट आंसर आया था। इसका 30% 15 जोड़ देते 65 आ जाता। इसका 25% 15 75 आ जाता और इसका 50% 40 120 आया था। और इन तीनों की रेशियो यही बनी थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी ये भी मैथ का क्वेश्चन आ गया था रेशियो वाला, है ना। तो जब मैथ का क्वेश्चन देखता हूं, हालांकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी चलो ठीक है यार, आप लोग ने जो सिलेबस बोला आपको उसी में से क्वेश्चन डालने चाहिए, ठीक है। चलो ओके। तो ये कह रहा है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर टीचर। चलो ठीक है, जब भी ऑल वर्ड आए हमको पता है कि ऊपर से घुमाना आता है। ये आ गया ऑल पॉलिटिशियन आर टीचर। ऑल टीचर आर इंजीनियर, तो सारे टीचर इंजीनियर है, तो मैंने ये इंजीनियर वाला बना दिया। और ऑल इंजीनियर आर यंग सिटीजन, तो ऑल इंजीनियर जो है ये यंग सिटीजन है, ठीक है। चलो पहला, सम यंग सिटीजन आर पॉलिटिशियन, सम यंग सिटीजन, तो बिल्कुल सही है यार। इनका इतने सारे यंग सिटीजन के अंदर कुछ पॉलिटिशियन है, हाँ बिल्कुल सही। इतने सारे यंग सिटीजन के अंदर इतने यंग सिटीजन क्या पॉलिटिशियन ही है, बिल्कुल सही है। तो सम यंग सिटीजन आर पॉलिटिशियन 100% सही होगा ही होगा। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा बोल देते ना ऑल यंग सिटीजन आर पॉलिटिशियन, तो डोंट नो आना था, गलत कर देते हैं हम लोग, है ना। सम आ गया, सम का रिलेशन सही होता है, ठीक है। नो इंजीनियर आर पॉलिटिशियन, कोई भी इंजीनियर पॉलिटिशियन नहीं है। क्यों नहीं जी, इतने इंजीनियर से इंजीनियर पॉलिटिशियन तो है ही, तो ये गलत हो गया। ऑल पॉलिटिशियन आर इंजीनियर, हाँ सारे पॉलिटिशियन इंजीनियर बन सकते हैं। सारे इंजीनियर पॉलिटिशियन हो इसका पता नहीं, लेकिन सारे पॉलिटिशियन जरूर इंजीनियर होंगे, ये सही है, ये सही है। लास्ट में ऑल इंजीनियर आर पॉलिटिशियन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, ये एक के ऊपर एक भी आ सकते थे, तो इसका डोंट नो ये नहीं क्रॉस कर दो। अकेला फर्स्ट और थर्ड सही है, जो कि किसी भी ऑप्शंस में नहीं था। तो आपको यहां पे टिक करना है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं, ऑल फॉलो नहीं, नन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज। तो मेरा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज कब आता होता है, वैसे नन ऑफ दीज कब आता होता है, जब आपका आंसर आपका क्लियर हो रहा है लेकिन वो ऊपर वाले ऑप्शंस में नहीं है ना। तो यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, नन ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी ऊपर वाले में से कोई भी आंसर नहीं है, वो डी ई ऑप्शन इन्होंने अपनी तरफ से लिख दी थी, तो यहां पे नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट थे, तो मैं आप लोगों का डाउट बिल्कुल फुल क्लियर करने वाला हूं और सिंगल चीज पूरी फुल सेटिस्फाई कराऊंगा आप लोगों को। देखो इन ए यूनिवर्सिटी 60% ऑफ स्टूडेंट आर मेल। मान लो ये टोटल स्टूडेंट है, इसमें से ये वाले स्टूडेंट 60% है, ये क्या है मेल है, क्या है ये मेल है। अब यहां पर चलो एक बार मैं इसको सर्कल टाइप में बनाता हूं, है ना, सर्कल में ज्यादा आपको आसान रहेगा। मान लो ये टोटल स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी के, इसमें से उन्होंने 60% का बता दिया भी ये 60% तो है वो मेल है। अभी मैंने इतनी सी लाइन पढ़ी है, यानी अभी मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता कि बाकी मेल है फीमेल, अभी मुझे पता नहीं। मैं बाकियों को मेल भी मान सकता हूँ, फीमेल भी मान सकता हूँ और दोनों मिक्सअप भी मान सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इन्होंने कह दिया कि 40% स्टूडेंट आर फीमेल, यानी कि क्लियर हो गया भी इधर वाले जो 40% है ये फीमेल है, ठीक है ना। अब मैं इनको मेल नहीं बोल सकता, अभी ये फीमेल ही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 70% ऑफ स्टूडेंट आर सिंसियर, इन सारों में 70% सिंसियर है।
70% सिंसियर है। अब 70 में हो सकता है ये सारे के सारे मेल भी सिंसियर हो। चलो मैं दोनों में बांट देता हूं। मान लो यहां तक 70% आता है, मान लो यहां तक ये नीचे नीचे वाला पोर्शन 70% का है। ये जो खाना है ये सिंसियर वाला खाना है मान लो, ठीक है ना। ये वाले लोग क्या है, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर इसके लिए यूज किया है तो मैं इसके लिए बोल रहा हूं सिंसियर है ये स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट सिंसियर नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। चलो ओके, अब आगे कह रहा है 40% स्टूडेंट आर फ्रॉम पंजाब स्टेट। अब यहां पे देखो, यहां पे बात में जो आपको मेन समझाना चाहता हूं वो यहां पे आएगी। 40% स्टूडेंट, मान लो ये सारे स्टूडेंटों में से यहां वाले स्टूडेंट ये 40%, ये पूरा 100% है। 100% में से इतना हिस्सा 40% का है। मान लो ये 40% स्टूडेंट जो है ये पंजाब स्टेट से, मेरी ध्यान से बात सुनना, ये 40% स्टूडेंट जो है ये पंजाब स्टेट से है। कहां से है? बाकी कहां से है पता नहीं, बाकी भी पंजाब से हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बाकियों का बताया नहीं आप लोगों को, तो आप कुछ भी ले सकते हो उनको। इन्होंने ये बोल दिया कि 40% पंजाब से, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि 40 ही पंजाब से है। बाकियों के बारे में तो बताया नहीं, तो वो पंजाब से हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब देखो एटलीस्ट 30% स्टूडेंट आर मेल सिंसियर, कम से कम 30% तो मेल सिंसियर होगा ही होगा। देखो अब यहां पे देखो सिंसियर लोग जो 70% है। अगर मैं 40 की 40 फीमेल को भी सिंसियर मान लूं, सारी की सारी फीमेल सिंसियर है, इसका मतलब बच्चे 30% तो मेल होंगी होगी। यानी कि अगर मैं फीमेल को मैक्सिमम भी लेके चलूं, सारे के सारे फीमेल्स को सिंसियर मान लूं, तो भी 30% मेल सिंसियर बनेंगे क्योंकि टोटल सिंसियर जो है वो 70% है, ठीक है ना। अगर मैं फीमेल थोड़ी कम मान लेता हूं तो ये और बढ़ेगा। यानी कम से कम 30% मेल तो सिंसियर रहेंगे ही रहेंगे, मिनिमम कम से कम। यानी ये वाली बात 100% ट्रू है कि कम से कम 30% मेल जो सिंसियर रहेंगे कम से कम। ज्यादा जरूर हो सकते हैं लेकिन कम से कम 30 रहेंगे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा मैं सारी फीमेल को सिंसियर मान सकता हूं। हाँ, अगर मैं किसी भी फीमेल को सिंसियर नहीं मानता फिर तो सारे के सारे बॉयज तो 60 ही है मैक्सिमम, फिर 10% तो मिनिमम फीमेल लेनी पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे बॉयज, यानी बॉयज जो है मिनिमम 30% सिंसियर तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। यानी पहली बात सही है। ऑल मेल आर फ्रॉम नॉट पंजाब स्टेट। यहां पे कई लोगों ने इसको सही कर दिया कि हाँ सही है यार, ज्यादा से ज्यादा 40% मेल को हम पंजाब स्टेट से मान लेंगे, 20% तो ऐसे होंगे जो पंजाब से नहीं। अरे किसने कहा? इन्होंने ये बोला है 40% लोग पंजाब स्टेट से, बाकियों के बारे में बताया आप लोगों को, तो बाकी भी पंजाब से हो सकते हैं। तो इसका आंसर डोंट नो आना था। पता नहीं ये बात सही है गलत है, क्रॉस करना था आप लोगों को। यहां पे कई लोग सही कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इन्होंने ये कह दिया 40% पंजाब स्टेट से, तो बाकी लोग भी पंजाब से हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। आप अपनी तरफ से थोड़ी बनाओगे कि बाकी पंजाब से नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहां पे ये गलत हो गया। 30% फीमेल आर नॉट सिंसियर। 30% फीमेल जो है सिंसियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या पता सारी सिंसियर हो। सिंसियर का 70% दे रखा था, क्या पता सारी फीमेल सिंसियर हो। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। लास्ट, ऑल फीमेल स्टूडेंट आर फ्रॉम पंजाब स्टेट। सारी फीमेल पंजाब से हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। 40% पंजाब से बोलने क्या पता 40 की 40 सारी की सारी फीमेल पंजाब से हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इसके ऊपर भी डोंट नो है। अकेला पहला 100% ट्रू है, बाकी मे भी ट्रू हो सकते हैं लेकिन आप 100% ट्रू नहीं बोल सकते। तो जहां मे भी ट्रू होता है वहां पे क्रॉस ही लगाना होता है, ठीक है ना। हाँ, पॉसिबिलिटी आ जाता है यहाँ पे तो मैं हो सकता है, इन तीनों में पॉसिबिलिटी आ जाता तो मैं हो सकता सही कर देता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ, अब यहां पे देखो पर हाउस होल्ड फॉर, देखो वो कहता है ये हिल एरिया है, ये प्लेन एरिया है। हिल एरिया के अंदर हर घर के अंदर, हर एक घर के अंदर 4 पर्सन रहते हैं, और प्लेन एरिया के अंदर पर हाउस होल्ड, इन प्लेन एरिया के अंदर हर एक घर के अंदर मान लो 8 जने रहते हैं। ओवरऑल एवरेज जो है वो 7 की है। ओवरऑल एवरेज देखो, मैंने एवरेज चैप्टर के अंदर आप लोगों को करवाया, एवरेज का किसी नहीं आ गया भी। अगर आपको 2 अलग अलग ग्रुपों की एवरेज दे रखी हो और उनकी कंबाइंड एवरेज भी दे रखी हो, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो, तो हमको पता लग जाता है भी ये दोनों चीजें किस रेशियो में है। यानी कि ये दोनों जो चीजें हैं वो किस रेशियो में है ना, तो ये दोनों चीजें जो है 1:3 में, 1:3 में। यहां तक देखो आप लोगों को ये वाली बातें याद है या नहीं याद? यानी ये रेशियो का मतलब ये हो गया, आपको मैं बताता हूं कि अगर हिल एरिया में एक घर है, ये एक ही घर है हिल एरिया में, ये हिल एरिया है, यहां पे एक ही घर है जिसमें 4 जने रहते हैं, तो प्लेन एरिया में 3 घर होंगे। ये प्लेन एरिया है, यहां पे 3 घर होंगे जहां पे 8-8 जने रहते हैं।
तो इन चारों के एवरेज निकालेंगे, चारों के एवरेज मतलब चारों को टोटल करेंगे, 8 के 24 और 4 28, 28 4 घर है तो डेफिनेट है हर घर में एवरेज जो आएगी वो 7 आएगी। देखो ये 7 आ गया ना सही। तो ये जो रेशियो निकली है ना, ये घर की रेशियो निकली है कि अगर प्लेन एरिया में 3 घर हैं तो हिल एरिया में 1 ही घर होगा, है ना। चलो अब देखते हैं पहला कंक्लूजन, देखते हैं ये बात इनसे निकल के आ रही है। मोर पीपल लिव इन द सेम हाउस होल्ड इन प्लेन एरिया एज कंपेयर टू हिल एरिया। ये तो साफ पता लग रहा है कि प्लेन एरिया में हर एक घर में ज्यादा लोग रहते हैं हिल एरिया से। तो बताई हुई ये बातें, ये तो खुद ही ऊपर बताई हुई है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि प्लेन एरिया में हर एक घर में ज्यादा जने रहते हैं हिल एरिया में, तो हिल एरिया से सही है। द पॉपुलेशन ऑफ पर यूनिट एरिया इन प्लेन एरिया इज हायर। देखो यहां पे देखो एरिया की बात होगी, अगर एरिया ना बोलते ऐसा बोलते द पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया इज हायर देन हिल एरिया, फिर तो मैं सही बोल देता, क्योंकि प्लेन एरिया में अगर 24 जने रहते हैं तो हिल एरिया में 4 जने रह रहे हैं, नहीं यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन इन्होंने जो ये वाला वर्ड बोल दिया ना पर यूनिट एरिया, अब एरिया तो हमको पता ही नहीं है हिल वाला ज्यादा है या प्लेन वाला ज्यादा है। हो सकता है प्लेन वाला एरिया मान लो 10,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर हो, 1 वर्ग किलोमीटर हो, तो एरिया के वाइज अगर हम देखेंगे पर किलोमीटर में तो फिर देखो यहाँ पे एरिया वर्ड करती है ना, इस कारण इसका आंसर गलत होगा, क्योंकि मुझे एरिया नहीं पता भी यहाँ पे कितना एरिया है, प्लेन एरिया कितना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि पर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे कितने जने रहते हैं और पर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे कितने हो। तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो 10 किलोमीटर का एरिया है और जने 100 रह रहे हैं तो 1 किलोमीटर के हिस्से 10 जने आगे। अब मुझे यहाँ पे एरिया ही नहीं पता तो मुझे क्या पता लगेगा पर यूनिट एरिया में कौन कहां पे ज्यादा जने रहते हैं, यानी ये वाली बात जो है वो गलत होगी, ये वाली बात जो है वो गलत होगी, ठीक है ना। तो मेरी बातें समझ रही हो या नहीं समझ रही, ठीक है ना। तो यहां पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता, अकेला पहला सही है, ठीक है। ये तो सबसे आसान है, रेल बना दी होगी, जो जिन लोगों ने हमसे कोचिंग ली है रेल बना दी होगी, ठीक है ना। तो बहुत आसान अरेंजमेंट था। 7 जने, इन 7 के नाम बता दिए। नेहा इज नेबर ऑफ बॉबी एंड, देखो 7 जने बना दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेहा जो है पड़ोसी है बॉबी और सोनिका की, तो नेहा जो है वो बॉबी और सोनिका की पड़ोसी है। बड़े डिटेल में करवा रहा हूं। तो मैंने एक बार बॉबी को इधर मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 अरेंजमेंट मैंने आपको कहा था, अगर आपको डाउट हो तो 2 अरेंजमेंट बना ली करो। तो नेहा जो है बॉबी और सोनिका के पड़ोसी है, तो एक बार मैंने बॉबी इधर बना लिया, एक बार इधर बना लिया, मुझे नहीं पता बॉबी इधर है या इधर है, ठीक है ना, सोनिका, ठीक है। चलो की आगे वाली बातें पढ़ते हैं। राम इज नॉट बिटवीन तरुण एंड सूर्या, राम तरुण और सूर्य के बीच में नहीं है, चलो ठीक है। एग्जैक्टली 1 चाइल्ड जो तरुण और सूर्य के बीच में है, चलो ठीक है। तरुण इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बॉबी, कहानी खत्म। तरुण बॉबी के राइट में, तो बॉबी के राइट में तो नेहा बैठी है, तो अरेंजमेंट ही गलत हो गया, एक अरेंजमेंट गलत ही निकलना था। तो बॉबी के राइट में कौन है, तरुण। तरुण और सूर्य के बीच में एक जना बैठा, तो तरुण यहाँ पे, तो एक छोड़ के यहाँ पे 100% सूर्य आएगा, एक छोड़ के इधर तो सूर्य आ नहीं सकता। और इन्होंने कहा था राम इन दोनों के बीच में नहीं बैठा, तो राम इन दोनों के बीच में नहीं बैठा, तो एक ही तो सीट है खाली, यहाँ पे ये राम आ गया, है ना। सभी का फेस शुरू में बताया था, सेंटर में है। कौन सा जना बच गया, जोन बच गया, जोन को यहाँ पे बना दो, जोन द डॉन, है ना। चलो अब क्वेश्चन, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ राम, राम के पड़ोसी कौन है, तो राम ये रहा, राम के पड़ोसी सूर्य और सोनिका है, सूर्य और सोनिका। तो सूर्य और सोनिका कहां पे लिखा हुआ है, ये पहला नंबर ही लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ तरुण, तरुण की पोजीशन क्या है, ये रहा तरुण, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्य, सूर्य के लेफ्ट थर्ड, सूर्य के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, नहीं सेकंड है, ये तो गलत हो गया। सेकंड टू द राइट ऑफ सूर्य, सूर्य के राइट सेकंड नहीं। टू द इमीडिएट राइट ऑफ जोन, जोन के इमीडिएट राइट में, जोन के राइट में तो सूर्य बैठा है, जोन का मुंह नीचे की तरफ है, राइट इधर हो गई, भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव, तो यहां पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, यहां पे आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। समझ आया नहीं आया ना। अब यही अरेंजमेंट चलो मैं अगली स्लाइड में ले जाता हूं, फिर हम अगले क्वेश्चनों के आंसर देंगे, है ना। तो यहां पे अगला क्वेश्चन देखो, हु इज सिटिंग बिटवीन जॉन एंड राम, जॉन और राम के बीच में कौन बैठा है, सूर्य। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन है सेकंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट, देखो कौन सा पेयर है जिसमें सेकंड जना जो है वो फर्स्ट वाले के राइट में हो। चलो कि सेकंड वाला जना फर्स्ट वाले के राइट में हो, क्योंकि जोन बॉबी के राइट में है, जोन जो है बॉबी के राइट में, तो तरुण के राइट में, तो गलत हो गया। क्या बॉबी जो है नेहा के राइट में है, बॉबी जो है नेहा के राइट में, बिल्कुल सही। सेकंड चाइल्ड इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट,
बॉबी जो है रियली नेहा के राइट में ही है, नेहा के राइट में, यही सही हो गया। चलो क्या जॉन सूर्या के राइट में है? क्या चेक कर दो, बाकी जॉन जो है सूर्या के लेफ्ट में आ गई, तो राइट में नहीं है। क्या राम सोनिका के राइट में है? क्या राम सोनिका के राइट में नहीं, राम तो सोनिका के लेफ्ट में आ गया। अकेला सेकंड सही है, यहाँ पे अकेला सेकंड सही है, तो 14 का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन थी कईयों को, वो कहते हैं विच ऑफ द चिल्ड्रन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ बैठे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ पे इन काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इन काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के उलट यानी एंटी क्लॉकवाइज। देखो इन्होंने दो चीजें बोल दी, एक तो यहाँ पे हिंट दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, और एक यहाँ पे बोल दिया लेफ्ट टू राइट। अगर इस बंदे का मुंह अंदर की तरफ है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। राइट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेट है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट, राइट की तरफ जाना है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो कौन कौन से जाने हैं, है ना। तो इसका आंसर था, तो यानी कि देखो तरुण जॉन सूर्या, तरुण जॉन और सूर्या बिल्कुल सही है। तरुण जॉन सूर्या ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और बिल्कुल लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यही आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। तो 15 क्वेश्चन का आंसर ये था, कई लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन था, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक क्वेश्चन समझ आ गए ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल बस जो एक्स से स्टार्ट होती है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 1/3 है बॉयज का, यानी गर्ल्स जो है बॉयज का 1/3 है, यानी बॉयज अगर 3x है तो गर्ल्स जो है 1x होगी, ठीक है ना। और अगर 5 गर्ल्स इसमें से घटा दी जाए और 35 बॉयज चले जाएं, वैसे ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, तो अब जो इनकी रेशियो बराबर बराबर हो जाती है, यानी आप ऐसा कर सकते हो 3x पहले थे, 1x बाद में थे, ये जने जो है 35 घट गए और ये वाले जने जो है 5 घट गए, अब इनकी रेशियो बराबर होगी, यानी ये 1:1 में आगे बराबर आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x स्क्वायर निकाल लो। ये इस तरीके से भी कर सकते थे और आप ऑप्शंस भी पिक कर सकते थे। x इधर आएगा 2x, 35 उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा 30, तो x बराबर 15, x बराबर 15, यानी ये पहले 15 जने थे, 15 थे 45, ये 45 जने थे, यानी टोटल जने पहले 60 थे। टोटल जने कितने थे स्टार्टिंग में पहले, तो 60 जने आएगा आंसर, ठीक है ना। देखो इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने थे। हम लोगों ने एक इमेज रट्टा लगा रखी थी कि अगर इमेज अकेली ऐसी होती, है ना, अगर इमेज अकेली ऐसी होती, इसमें भी 10 ट्रायंगल बनते हैं। हम लोगों ने रट्टा लगा रखा था, पहले से शुरू में समझा रखा था, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और इसके अलावा हर एक पॉइंट पे एक ट्रायंगल बन रहा है, मैंने आपको बताया था। इस पॉइंट पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, ऐसे इस पॉइंट पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे 5 पॉइंट आएंगे, 2 है ना, 3 4 5, ये 5 पॉइंट हर एक पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट का ट्रायंगल बताता हूं, ये रहा, यानी अकेले 10 ट्रायंगल तो यहीं पे हैं। इनको मैं अलग से गिनूं 11 12 13 14 15, अभी मिक्स करके और भी बनेंगे, 15 प्लस बनते नहीं, नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो 10 तो अकेले इस नीचे स्टार में बनते होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, भी ट्रायंगल काउंट करनी थी, अरे लाइन काउंट करनी थी यार, कितनी लाइन है इसके अंदर। तो पहले हम स्टैंडिंग लाइनें काउंट कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइनें 1 2 3, 3 लाइनें होगी स्टैंडिंग। चलो अब ये दूसरी वाली काउंट कर लेते हैं, ये वाली 4 5 6, ठीक है ना, 6 होगी। अब बाकी इधर वाली काउंट करते हैं, 6, ऐसी वाली तिरछी वाली 7 8 9, ठीक है ना। अब इधर वाली काउंट कर लेते हैं, 10 11 12, ये पूरी लाइन को एक गिना होता है 12, टोटल लाइनें 12 है। यानी पहले मैंने ये वाली लाइनें गिनी, ये 3 थी, फिर मैंने खड़े वाली लाइनें गिनी 1 2 3, ये भी 3 होगी, ठीक है ना। फिर हमने ऐसे तिरछी वाली, फिर दूसरी टाइप वाली तिरछी वाली, 12 लाइनें बन रही हैं, हर टाइप की लगभग 3 लाइनें मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो यहां पे देखो यार, अच्छा वाला समझाया हुआ है, एक कॉमन वाला रूल लगाया करो, इसमें और इसमें कितने कॉमन है, एक कॉमन है 4, तो 4 से क्लॉकवाइज लिखो, 4 3 2, 4 1 5, किसके अपोजिट पूछे, 3 के अपोजिट क्या आएगा 1। कितना आसान था, इससे आसान सवाल क्या आएगा, रेल बना दी होगी। जिन लोगों ने मेरे से कोचिंग ली उन्होंने तो रेल बना दी होगी इन सवालों की, ठीक है ना। यहां पे देखो, वो आपको कह रहे हैं, यहां पे एक डाटा दिया, पहले मैं इसका डायग्राम प्रॉपर बना के आप लोगों को दिखा देता हूं। एक डायग्राम बनाते हैं हम, ये देखो,
यहाँ पे मैंने डाटा डिटेल में लिख दिया सारा का सारा। 175 जने आए, 125 चले गए, ठीक है ना, यानी कुल मिला के 50 का फायदा हो गया। पहले शुरू में 1500 से 1550 हो गया, 50 का फायदा हो गया। यहाँ पे नुकसान हो गया 75 का, अगले साल 75 घट गए। तो मैंने हर एक साल का डाटा लिख दिया ताकि देखने में आपको आसानी हो जाएगी। द नंबर ऑफ ट्रेनी इन द कंपनी इंक्रीज एंड डिक्रीज 2001 से 2002, 2001 से 2002 में कितने जने डिक्रीज या इंक्रीज हुए हैं? तो 2001 में ये 1475 थे, 2002 में जो है 1500 हो गए। कितने इंक्रीज हो गए? 25 इंक्रीज हो गए। किसके ऊपर? बेस 1475 लेंगे ना, 2001 का बेस लेंगे तो 1475 का ये कितना परसेंट है? इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। तो 25 5 125, 22 बच गया, 25 नीमा 225, 100 बटा 59, 59 एकम 59 कितना बच गया? 41। इसको 59 से डिवाइड करेंगे, जीरो एक्स्ट्रा लगाओ, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो 5 6 7 42, लगभग 1.7 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेट, है ना। अप्रोक्सीमेट पूछा तो 1.7 के करीब आएगा, ठीक है ना, 1.7 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ वर्किंग इन कंपनी 2002 में जो जने काम कर रहे थे, व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग वर्किंग इन कंपनी 2002 वाले 2005 का, तो मैं पीछे वाला डिटेल लिखी हुई है तो वहां से लिख लेता हूं। तो 2002 वाले 2005 का कितना परसेंट थे? तो 2002 के जो जने हैं वो टोटल आ रहे हैं 1500 और 2005 के जने आ रहे हैं वो 1600 है। तो ये 1500 जो है वो 1600 का कितना परसेंट है? 1500 जो है ये 1600 का कितना परसेंट है? तो इंटू 100 कर दो, तो 1500 बटे 16 आ गया, है ना। इसको कटिंग करोगे, 4 के पाड़े से कटिंग करना है या सीधा 16 की टेबल पढ़नी है, आप लोगों का मन है। 1500 बटे 16 आ गया हमारा आंसर, 1500 बटे 16, है ना। तो वो 1500 बटे 16 कर देते हैं यहाँ पे, 750 बटे 8 या हो इसको कर सकते हैं 855, 8 नी 72, ठीक है ना, 3 बच गया, 8 या 24, 6 बच गया, 855, तो 93.7 समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये 93.75 एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मेरा ये आंसर आ गया, मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या कहा था? 2002 के जो जने हैं 1500 थे, वो 2005 का कितना परसेंट है? तो 1500 जो है 1600 का कितना परसेंट है, ये पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो नंबर ऑफ में इस सालों में सेम है? तो मैं सेम वाला आप लोगों को मैं बता दूं, तो यहां पे सेम किस में आ रहे हैं? तो यहाँ पे 1550 है, 1550 यहाँ पे आ रहे हैं, यानी एक तो 2000 और 2004 में सेम है, 2000 और 2004 में सेम है ना। एक देखते हैं और कहीं और सेम आ रहे हैं, 1475 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 1500 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 1575 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अपने कह देंगे 2000 और 2004 में सेम है, 2000 और 2004 में सेम है ना, 2000 और 2004 में सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस एक बार डाटा बनाना पड़ा, उसके बाद आप लोगों के सारे आंसर सॉल्व हो गए ना। अब ये नेक्स्ट डीआई देखो, इसके क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाँ जी, तो अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा आ रहा है तो फास्ट करा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था व्हाट टाइप ऑफ इलनेस, कौन सी इलनेस जो है 5 सालों में सबसे मैक्सिमम है। तो ये सारे सालों का टोटल कर दो, जिसका टोटल सबसे ज्यादा आएगा। सबसे बड़ी रकम यहाँ पे दिख रही है 75, 90, 160 कहीं दिख रहा है 75, 90, 160। तो सबसे ज्यादा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इन सभी का टोटल हाईएस्ट आएगा, बोन रिलेटेड इसका आंसर था, बिल्कुल सही आंसर था। यानी बड़े बच्चों ऐसे सवाल थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मैं कह सकता भी कि बहुत डिफिकल्ट इन्होंने सम डाल दिए, बड़े आसान सम थे, थोड़ा बहुत भी मैथ आता होगा तो आप कर लोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल सेम। अच्छा, कौन सी ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ईयर में सेम आए हैं, तो आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना। यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे इनका टोटल आएगा, जिनका टोटल सेम हो गया, जोन से 2 सालों का टोटल सेम हो गया, वो मेरा आंसर है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास करने का भी टाइम नहीं है, तो 2012 और 2015 का टोटल ही सेम आएगा, किसी का सेम नहीं आएगा, चेक कर लेना, 100% यही आंसर है। नन ऑफ दी दे नहीं रखा था, तो यहाँ पे आंसर ये था, ठीक है। तो नन ऑफ दी दे नहीं रखा, ये फालतू में हमारी तरफ से ऑप्शन टाइप हो गया। तो यहाँ पे अगले सवाल में क्या क्वेश्चन था, वो कह रहा है कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पेशेंट फ्रॉम आई रिलेटेड इलनेस 2014 से 2014 में जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जने थे, तो 2014 में आई रिलेटेड वाले जने थे 90। कंपेयर करना है फ्रॉम बोन रिलेटेड प्रॉब्लम इन सेम ईयर, सेम ईयर में बोन रिलेटेड 2014 में बोन रिलेटेड वाले 140 जने थे, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ये वाले पेशेंट बोन रिलेटेड प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स का कितना परसेंट है, ये बस परसेंट निकालना था ये लोग, ठीक है ना। एक तरीके से 900/14 या आप ऐसा करो 450/7 कर दो,
आइज प्रॉब्लम वाले बोन रिलेटेड वालों से कितना परसेंट है, वैसे ये करना है। 7 छिक 42, ठीक है ना, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 64.2 समथिंग कुछ ये रहा। ए ऑप्शन आ गया मेरा, ए ऑप्शन आ गया 14.28, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे था क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, ये नन ऑफ दीज काट दो, ठीक है। इन विच द परसेंटेज हार्ट रिलेटेड क्योर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अच्छा, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स क्योर्ड पेशेंट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इज मैक्सिमम। देखो वो कहता है कि कौन सा ईयर है जिसमें हार्ट रिलेटेड पेशेंट जो है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यहां पे इसको भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं, 1 मिनट रुको। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो कौन सी ईयर में हार्ट वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट सबसे ज्यादा है मैक्सिमम इन सारे सालों में से। तो मैं 50 देखूं इसका कितना परसेंट है, तो लगभग 27 गुना, इसका 10% होगा 27, 27.5 और 20% होगा 27 गुना चल जाएगी, 20% से लेस है। और अगर मैं इसका देखूं ये भी 20% से लेस है, इसका 20% निकालूंगा, इसका 10% होता है 62। मैं अंदाजा लगा रहा हूं, अगर एक एक को सोल्व करने बैठ गए और परसेंटेज निकालने बैठ गए फिर हो गया सोल्व, ठीक है ना। इसका 10% होता है 62, अगर यहाँ पे 62% होते तो 10% होता। इसका 20% होगा 62 का डबल यानी 124, यानी ये सिर्फ यही संख्या है जो 20% प्लस जा रही है। यहाँ पे जो पेशेंट है पूरे साल के पेशेंट्स का 20% प्लस है। एक एग्जैक्ट थोड़ी निकालना, अपने को तो ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो इसका 10% 46 होता है, 20% 90 के करीब होता है, ये भी नहीं आंसर आएगा। इसका 10% 46 है, 20% 90 के करीब आएगा, ये भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ इकलौता ईयर है जिसमें, वैसे भी देखो यार सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट यहीं पे हैं, तो थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते थे। 2013 में जो हार्ट के पेशेंट है वो सबसे मैक्सिमम है सारे पेशेंटों में, है ना, एक तरीके से। यानी कि यहाँ पे सबसे सारे सालों में हार्ट के पेशेंट सबसे परसेंटेज ज्यादा यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इस सवाल में क्या था, जिन्होंने खुद अपनी तरफ से टिक किया हुआ बहुत गलत किया। चलो ओके, तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम 2004 से 2011 में। वो कहता है कि कितने परसेंट इंक्रीज हो गए 2014 में 2011 की अपेक्षा स्किन रिलेटेड वाले। तो 2011 की अपेक्षा 2014 में कितने इंक्रीज हो गए, तो आप कहोगे जी 25 इंक्रीज हो गए। किसके ऊपर, पहले 30 थे, अब 25 इंक्रीज हो गए 30 के ऊपर। तो ये कितने परसेंट है, वैसे ये परसेंट निकालना था यार आप लोगों को 250/3 करना था, 250/3। तो 8 या 24, 8 से 24 83 से 1/3%, यानी 83.3% अप्रोक्सीमेट लिखा है ना। तो इतने परसेंट इंक्रीज हो गए, है ना। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा फास्ट जरूर हो गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब इस वाले डीआई में देखो डाटा दे रखा था, टोटल 10,000 लोग अपीयर हुए हैं, परसेंटेज बांट दिए कि अहमदाबाद से 23% है, तो 10,000 का 23% निकालोगे 23 ही आएगा, और 10,000 का 29% B4 बेंगलोर से ये अपीयर हुए हैं। और पास कितने हुए, 6,000 का 20% निकाला, ये अहमदाबाद से पास हो गए, नहीं 1200 जने अहमदाबाद से पास हो गए। ये सारे पास वाले मैंने अलग से डिटेल में निकाल दिए, ठीक है ना। बहुत आसान है, परसेंटेज तो रेल बना देते हो आप लोग, है ना। चलो ओके, तो वो कहता है कौन सी सिटी में द रेशियो नंबर ऑफ क्लियर जो स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा है अपीयर के मुकाबले में, है ना, कौन सी सिटी में। तो देखो अगर मैं बात करूंगा अहमदाबाद की, 2300 जनों में से 1200 जन ही पास हुए हैं, 2300 अपीयर हुए, 1200 पास हुए हैं, यानी कि 1200 पास हुए हैं आउट ऑफ 2300। तो ये इसकी रेशियो बन गई, ऐसे कह सकते हैं हम, फ्रैक्शंस बन गई 12/13। यार आप 12/23 आप देखो कि किसमें सबसे ज्यादा पास हुए। अब आप ये देखो, यहाँ पे देखो इसका आंसर राइट जो था वो चंडीगढ़ था। 1400 जने में से चंडीगढ़ में 1200 जने पास हो गए, 1200 जने पास हो गए आउट ऑफ 1400, यानी इसकी रेशियो सबसे ज्यादा बनेगी, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसकी ज्यादा बनेगी। सबसे ज्यादा पास होने वाले परसेंटेज स्टूडेंट चंडीगढ़ में है, 1200 जना पास हो गए, 1400 में सिर्फ 200 जने फेल हुआ। तो यहाँ पे इसकी जो रेशियो 6:7, यानी यही फ्रैक्शन सबसे बड़ी बनेगी। जहां मर्जी चेक कर लेना, जिस मर्जी सवाल में, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो था वो चंडीगढ़ था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे इन्होंने क्या कह रखा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैंडिडेट हु क्लियर द एग्जाम एंड हु अपीयर द एग्जाम फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर टुगेदर। तो दिल्ली और कानपुर में टोटल कितने जने, दी फॉर दिल्ली के फॉर कानपुर 24%, मतलब 2400, 10% मतलब 1000, टोटल जना अपीयर हुआ 3500। और इसमें से पास कितने हो गए, इस 25% निकालेंगे 1500 आ जाएगा, 10% निकालेंगे किसी भी संख्या का 10% निकालना, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ, 2100 जने पास हो गए। तो 2100 3500 का कितना परसेंट होता है, तो आप इसको कटिंग करोगे यहाँ पे 61.76% आ जाएगा, इतना तो आप अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, इन्होंने कह दिया कि जिन्होंने क्लियर किया एग्जाम अहमदाबाद और बेंगलोर से, तो अहमदाबाद 20% यानी 1200
और बेंगलोर 25%, इसका 25% मतलब 1/4 मतलब 1500। क्लियर किया 2700 में। डिफरेंस बताना है हु अपीयर फॉर द अपीयर, इस बार अपीयर का पूछे, अपीयर वाले ऊपर से आएंगे, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो डी फॉर दिल्ली 24% निकालना, 2400 अपीयर हुए। और यहाँ पे चंडीगढ़ का निकालना है अपीयर, चंडीगढ़ का अपीयर निकालना है, तो चंडीगढ़ में 14% यानी 1400 हो गए, 3800 अपीयर हुए। और ये इन दोनों का डिफरेंस बताना है, 3800 और 2700 का डिफरेंस कितना आएगा, 1100। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 1100 ही है और बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो कि अब नेक्स्ट डीआई देखते हैं अपने। हाँ जी, इस वाले में देखो आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, पियानो, गिटार, अलग अलग सालों में उनकी सेल बता रखी है। अब यहां पे देखो वो कहता है कौन से ड्यूरिंग द पीरियड 2009 से 2013 तक, 2009 और 2013 की बात कर रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सेल मिनिमम इंक्रीज हुई है 2009 से 2013 तक। यहां पे ये देखो पर रेट पूछिए, रेट यानी परसेंटेज में एक तरीके से ज्यादा इंक्रीजमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 12.5 से 32.5 होगी, लगभग आप ये मान के चलो डबल से भी ऊपर हो गया, 100% से ज्यादा की इंक्रीजमेंट है, 100% प्लस की इंक्रीजमेंट है। चलो ठीक है, एक एक डिटेल में निकालने लगे फिर हो गया सॉल्व। यहाँ पे देखो 5 इंक्रीज हुए हैं, यानी यहाँ पे जो इंक्रीज है 15 के पीछे 5 यानी 33 से 1/3 अप्रोक्सीमेट इंक्रीजमेंट है। यहाँ पे 18 से 27 हो गए यानी 9 बढ़ गई, यानी यहाँ पे 50% की इंक्रीजमेंट है। देखो 18 का आधा 9 होता है, 9 बढ़ता तो 50% होता है, 50% प्लस की है। तो 20 से 35 हो गए, ये भी 50% से ज्यादा की। मिनिमम बतानी तो मिनिमम यहाँ पे आ रही है गिटार, तो आंसर आएगा गिटार। गिटार की सेल मिनिमम इंक्रीज हुई है, परसेंटेज में इंक्रीज हुई है, लेकिन है ना, तो बस आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन से 2005 से 2009 के बीच में मैक्सिमम पूछ ले, इस बार मैक्सिमम पूछ ले, लेकिन 2005 से 2009 बोला है, 2005 से 2009 पहला और दूसरा देखना है। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो रही है, 4 इंक्रीजमेंट हो रही है, 8 के पीछे ये 8 है, ये 12 है, तो ये 50% के करीब इंक्रीजमेंट है। हाँ, ये 3 गुना हो गया, अभी तक ये 3 गुना मतलब एक तरीके से 300% होना, 200% की इंक्रीजमेंट है। तो ये भी 3 गुना नहीं है, यहाँ पे भी 2 गुना ही है, यहाँ पे भी कोई ज्यादा खास नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया गिटार। मेरा आंसर क्या आ गया, गिटार। मेरा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, गिटार आ गया आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो उन्होंने क्या कहा था, एवरेज निकालनी है गिटार की 3 सालों की और वोयलिन की 3 सालों की, फिर उनकी रेशियो निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले मैंने गिटार का 3 सालों का टोटल किया, 3 सालों का गिटार का टोटल किया, ये आ गया। 3 सालों का टोटल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। तो वोयलिन की 3 सालों का टोटल किया तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये एवरेज आ जाएगी। दोनों 3 से 3 कट गए, 41:61 आंसर आ गया, 41:66 ये आंसर। कितना आसान था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंथी होगी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एवरेज सेल 3 सालों में सबसे मैक्सिमम है? यार जहां पे टोटल मैक्सिमम होगा उसकी एवरेज मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे 8.5, 9.5, 9, 10, 15, ये देखो यहाँ पे पहले में 15 सबसे हाईएस्ट चल रहा है, दूसरे में सबसे हाईएस्ट 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यानी ये 20.5 है, लेकिन इसमें पहले वाले छोटे हो गए थे, है ना, सिर्फ 15 ही है यहाँ पे। तीसरे में 37.5 कहीं नहीं है, तो डेफिनेट है ड्रम का ही आंसर आएगा। ड्रम की एवरेज बढ़िया होगी जब उसकी सेल मैक्सिमम है। एवरेज मतलब आपको तीनों को टोटल करके 3 से डिवाइड करना था, किसकी एवरेज ज्यादा आएगी, तो जिसके पास टोटल ज्यादा आएगा उसकी एवरेज ज्यादा होगी। तो यहाँ पे टोटल ड्रम का ऊपर से देखने में पता लग रहा है टोटल ज्यादा है, तो सेल भी उसकी ज्यादा होगी, है ना। ये देखो वो कहता है रेशियो बतानी है किसकी, फ्लूट की। 2005 में फ्लूट जो है 9.75 सेल हुआ था ये के साथ, रेशियो बतानी है किसकी, पियानो 2009, पियानो ये रहा 2009 में 12.5 यानी 12.50। अप्रोक्सीमेट रेशियो बतानी है, तो दोनों में मैंने 100 से गुना कर दिया, ये बन गया। 25 के पाड़े से कटिंग करेंगे, ये बन गया। तो एक तरीके से 40 के करीब की रकम है, ये 50 है, तो 40 और 50 की रेशियो 4:5। अप्रोक्सीमेट ये दोनों 4:5 में, अप्रोक्सीमेट बताना था, एग्जैक्ट बताना था फिर 39:50 आता। अप्रोक्सीमेट बताना है तो 4:5 इसकी सबसे नजदीक की रकम है ना। यहां तक समझ आया ही नहीं आया, चलो ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। हाँ जी, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीरीज वाला कितना आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 50 पैसे, 55 पैसे, 5 पैसे बढ़ रहे हैं, फिर 10 पैसे बढ़ रहे हैं, 15 पैसे बढ़ रहे हैं, 20 पैसे बढ़ा दो, 80 पैसे में 20 पैसे जोड़ेंगे, 1 रुपए बन गया। यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज थी 54, यहाँ पे 55 आना था, फिर 56, फिर 57, 55 राइट आंसर है ना। अल्टरनेट सीरीज थी, एक छोड़ के एक था, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसको कोड वर्ड में ये बोलते हैं, मैंने इसके सारे नंबर लिख दिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। देखो ये 16 के नजदीक की रकम नीचे में क्या दिख रही है, 17, यानी ये इसको यहाँ पे लिख रहा है +1 करके। 12 को 13 लिख रहा है, 5 को 6 लिख रहा है, ये सारे के सारे पहले वाले 4 यहाँ पे चारों प्लस होके आ रहे हैं, 1 2 बनने का, है ना। अब इधर देखो
ये 6 एक माइनस होके यहाँ पे आ रहा है, देखो ये 7 के नजदीक की रकम, ये देखो यहाँ पे ये एक माइनस होके यहाँ पे आ रहा है, ये एक माइनस होके एक माइनस होके एक माइनस होके। आपको भी सेम ऐसे करना था, किसका बताना था, SHOUL शोल्डर का बताना था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले को यहाँ पे लेके आ रहा है, ये चारों के चारों यहाँ पे आ जाएंगे एक एक बढ़ के, देखो यहाँ पे एक एक बढ़ के आए ना, आप भी एक एक बढ़ाओ, ठीक है ना। 19 को क्या लिखेंगे 20, S 19 नंबर पे होता है। 8 को क्या लिखेंगे 9, 15 को क्या लिखेंगे 16, 21 को क्या लिखेंगे 22, ठीक है। और ये वाले सारे जने एक एक घट के आ रहे हैं, लास्ट वाला सबसे पहले आएगा तो एक घट के। 18 को क्या लिखेंगे 17, 5 को क्या लिखेंगे 4, 4 को क्या लिखेंगे 3 और 12 को क्या लिखेंगे 11। तो QDCK, तो ये QDCK TIPV ये वाला सी ऑप्शन है। तो 38वें का आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये नन ऑफ दीज नहीं है, किसी में भी ध्यान रखना, गलती से हमने डल गया। तो यहाँ पे वो, यहाँ पे क्या देखो 2 एग्जांपल दिए हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे। तो इसमें लॉजिक क्या था आप लोगों को साफ बता दूं। देखो ये दोनों रकमें इसे इंटरचेंज करके लिख दी, 4 यहाँ था यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ था 9 यहाँ लिख दिया, 14 यहाँ पे लिख दिया, 3 ये क्रॉस, ये भी क्रॉस में लिख दिए, और इन सभी में एक एक प्लस कर रहा है। सेम आप इसको भी चेक कर लेना, अगले एग्जाम्पल को भी चेक कर लेना, इसमें भी डिट्टो सेम ऐसा ही कर रखा है। 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए गए, तो आप भी ऐसा करो, इनको क्रॉस किया तो आप भी क्रॉस कर दो, TH इन तीनों को आपस में क्रॉस करके लिख दिया, Y यहाँ पे आ जाएगा, A बीच का बीच में रह जाएगा, D यहाँ चला जाएगा, और इन सारों को एक एक प्लस किया, आप भी एक एक प्लस कर दो। 21 को क्या लिखेंगे 22, 18 को क्या लिखेंगे 19 और 19 को क्या लिखेंगे 20। तो मेरा ये आंसर आ गया HTVST, यानी कि इसका आंसर जो है अपना बिल्कुल D, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, HTVSTYAD, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वैसे ही शॉर्टकट में पता होगा, अक्टूबर का मंथ कोड 1 होता है, नवंबर का मंथ कोड 4 होता है, 3 बढ़ रहे हैं, 3 दिन बढ़ा दो, संडे से 3 दिन बढ़ाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर आप डेज देखना चाहते हो तो आपको पता है अक्टूबर 31 दिनों का होता है, यानी एक महीना जंप करना मतलब 31 दिन जंप करना है। 31 दिनों में ओड डेज की संख्या 28 तक पूरा पूरा भाग जाता है, 3 होती है, 3 दिन आगे जाएंगे तो भी आंसर वेडनेसडे आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पेपर मैंने मैथ रीजनिंग का डिस्कस कर दिया, आप लोगों के डाउट मुझे पूरी उम्मीद है सॉल्व हो गए होंगे। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ रीजनिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन मत लगाना। अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत समझा दिया तो मुझे ऊपर वाले नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमको पंजाबी में एक क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है, वो हमने आपको बता दिया। हम एक ग्रुप बना रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूं जिन लोगों का स्कोर 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो ग्रुप में जरूर शामिल हुए। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हम पहले पहुंचाएंगे। और आपको अगर किसी ऐसे कैंडिडेट के मामले में पता है, मैं आपको साफ कह रहा हूं, कोई ऐसा एडवोकेट पता है जिसको रिटर्न लगाने का एक्सपीरियंस है सिलेबस के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, तो आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, हमारे नए बैच जो है एनटीटी जो अभी वैकेंसी निकली है प्री प्राइमरी टीचर के लिए, उनके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर आपका कोई नॉन हमसे ज्वाइन करना चाहता है ना, फायदा उठाना चाहता है, रियली एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो वो हमारे जो बैच रनिंग अभी स्टार्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं ज्वाइन कर सकता है। पटवारी स्पेशल कोऑपरेटिव बैंक, यानी पंजाब स्टेट के अंदर जितनी भी वैकेंसी है लगभग हम सभी कवर कर रहे हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना, उम्मीद है। देखो एक बात और सबसे गुड न्यूज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक पंजाब के अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्कोर चल रहा है वो अरोड़ा क्लासेज के कैंडिडेट का ही चल रहा है। हमारे कैंडिडेट ने 100 क्वेश्चन सही किए, बड़ी प्राउड वाली बात है। 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, यानी कि जैसा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चलता ही रहा है कि हर एग्जाम के अंदर हमेशा टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट का होता है। इस बार भी 100% हमें भरोसा है कि टॉपर जो होगा वो पक्का अरोड़ा क्लासेज से ही होगा। तो आपका कोई नॉन अगर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर ज्वाइन कर सकता है। ओके, थैंक यू।